बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों आज पूरी तरह से बेनकाब हो गए। ईद के मौके पर, इफ्तार पर जिस तरीके से वो ड्रामा रच रहे थे, आज वो पूरा नकाब उतर गया। नीतीश कुमार खास तौर पर अब जब लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। नीतीश कुमार की तरफ से लल्लन सिंह आज जब संसद में बोल रहे थे, लोकसभा में बोल रहे थे, तो उस वक्त में यहां तक कह गए कि अगर आपको मोदी का चेहरा पसंद नहीं है तो आप मोदी की तरफ मत देखिए। मतलब कि आप एक वक्त में मुसलमानों के रहनुमा बनते थे और आप आज ये बात कह रहे हैं कि आपको मोदी का चेहरा पसंद नहीं है तो आप मोदी को मत देखिए, लेकिन मोदी तो रहेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, जयंत चौधरी हो, इन तमाम नेताओं को यह लगने लगा है कि मोदी के साथ रहना मतलब जीत की गारंटी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या मोदी के साथ रहना मतलब जीत की गारंटी है? अगर ऐसी बात होती तो नरेंद्र मोदी आज 240 पर अकेले नहीं बैठे होते। उनका खुद का चेहरा, सब कुछ उन्होंने झोंक दिया था, तब भी 240 पर अटक गई थी बाजी। और यही होता है, चुनाव में बड़े बड़े तुर्रमखा वो धूल चाटते हुए नजर आते हैं। आज सही बात है कि कागजी शेर या कागज पर जो आज ताकतवर नजर आ रहा है, कल जब वो मैदान में जाएगा तब पता चलेगा कि वो शेर है या उस पर कोई सवा शेर भारी पड़ता है। नीतीश कुमार वाकई क्या अब उसी तरीके से अपनी सीटें हासिल कर पाएंगे जिस तरीके से वो मुसलमानों के साथ रहते थे तो सीटें हासिल होती थी उनको? या फिर वो ये मान करके चल रहे हैं कि अब बहुत भयंकर तरीके से बिहार में ध्रुवीकरण होने वाला है और अब मोदी के साथ रहना, बीजेपी के साथ रहना मतलब बल्ले बल्ले। आज संसद में जो कुछ हुआ उसको आपको गौर से देखने, समझने की और सुनने की जरूरत है। इकरा हसन, समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन जोरदार बोली, अपने शायराना अंदाज में जोरदार तरीके से बीजेपी पर पलटवार किया। इकरा हसन को भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले दो वीडियो मैं आपको सुनाता हूं। लल्लन सिंह बोल रहे थे और लल्लन सिंह ने चुंगल शब्द का इस्तेमाल कर दिया। और ये चुंगल शब्द का इस्तेमाल लल्लन सिंह जब कर रहे हैं तो इसके मायने हो जाते हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को आप सुनिए और समझिए भी किस तरीके से बोल रहे हैं। अभी जुम्मा 4 दिन पहले इनके पिताजी को एक शब्द बोल दिया गया था जिसकी वजह से इतनी दिक्कत हो गई थी। लेकिन आज संसद में जब वो बोल रहे थे तो किसको क्या शब्द बोल रहे थे, अपने मुंह से क्या निकाल रहे थे, उस बात को जरा गौर से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप नीतीश कुमार के लल्लन सिंह को सुनिए। नीतीश कुमार के लल्लन सिंह मोदी पर लट्टू हुए जा रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है, जब यह वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से यह मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे यह कोई मुसलमान, हां उस ट्रस्ट को यह हक है, उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है।
आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई इन सहयोगी पार्टियों को यह गुमान हो गया है कि मोदी के साथ रहेंगे तो मोदी अपने आप जिता ले जाएंगे? क्या इनके सामने उदाहरण नहीं है? अकाली दल का उदाहरण है, बीजेडी नवीन पटनायक का उदाहरण है। नवीन पटनायक को भी यही वहम था कि वो सेंटर में मोदी को समर्थन देते रहेंगे और स्टेट में उनकी सरकार चलती रहेगी, लेकिन क्या हुआ सबके सामने है। नीतीश कुमार, अब तो मुस्लिम वोट उनको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा यह भी साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर उनके सांसद बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। ये एकनाथ शिंदे वही हैं जो मुंह फुला फुला करके गांव में जाकर के बैठ रहे थे, और अब एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे आज देखिए मुंह से क्या क्या बोल रहे हैं। मैं मेरे पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, और आज एक ऐतिहासिक दिन है। अरे बैठिए बैठिए, अरे हो गया अरविंद सावंत जी बैठिए। आप प्लीज एड्रेस टू दिस शेयर प्लीज। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उस पर भी आऊंगा। महत्वपूर्ण दिन है कि पहले 370, फिर ट्रिपल तलाक, और आज सीए, और आज गरीब मुस्लिम भाइयों के उद्धार के लिए ये वक्त का बिल इस सदन में लाया गया है। आज यहां पर कुछ साथी, अरे पुराने नहीं, अभी भी हो सकते हो, उनको तो पहला प्रश्न मुझे पूछना है कि आज हरी जैकेट जो है बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्त के लिए खास करके अरविंद सावंत जी ड्रेसअप करके आए थे। वाकई अब ये लोगों को देखना होगा। लोग इस बात पर अंतिम फैसला देंगे जब लोगों की अदालत में ये जनता जाएंगे, तब वो बताएंगे कि क्या वाकई मुसलमानों को लेकर के या वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जितनी बातें कही जा रही है, क्या ये सारी हवा हवाई है या जमीन पर इनका इससे भी ज्यादा असर होगा। क्योंकि जब किसान कानून पास किए गए थे तब ऐसे ही, बल्कि यूं कहें कि इससे भी कम ताकत में उनको पास करवा दिया गया था। लेकिन जब मामला लोगों के बीच में पहुंचा, जब लोगों को समझ में आने लगा, तब जो ताकत बन करके खड़ी हुई, मोदी को माफी मांगनी पड़ गई। मोदी को टीवी पर आकर के रोना पड़ा और वो कानून वापस लेने पड़े, रद्द करने पड़े, तब जाकर के उनकी जान छूटी थी। तब उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने था, अब बिहार का चुनाव सामने है। हालांकि कुछ मुस्लिम नेता और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सड़क का रास्ता चुनेंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुनेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तो हम सब देख ही रहे हैं कि अभी भी मामला अटका हुआ है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म भी हो गए और अभी भी शिवसेना असली किसकी है, नकली किसकी है, एनसीपी पर किसका पूरी तरह से हक है, ये सारे मुद्दे अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अटके हुए हैं। और चाहे ईवीएम का मुद्दा हो और कई सारे मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ अटका हुआ है। खैर, आखिरी दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट, लड़ाई तो लड़नी ही चाहिए। लड़ाई लड़ने से पहले हथियार क्यों डालना। देखना यह है कि अब किस तरीके से आगे रूपरेखा बनेगी। लेकिन संसद में आज वाकई डिबेट बहुत शानदार हुई, इसमें कोई शक नहीं। मोदी सरकार, जिसमें खास तौर पर अमित शाह ने कमान संभाली हुई थी, पूरी तरह से कोशिश की कि वो जवाब दे पाए। लेकिन इकरा हसन, उनके बड़े चर्चे हैं आज, सुनिए जरा इकरा हसन को। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की, कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजों गैर, कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है।
वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है। सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं। और ये बात समझ में आने वाली भी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है, किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया? सर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है? इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ। मैं सिर्फ एक
सर मैं माइनॉरिटी महिला हूँ, इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत अब ये नेता जब गांव देहात में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जो आज संसद में बोल रहे हैं, क्या वो लोगों के बीच में जाकर के बोल पाएंगे? मुझे याद आता है किसान आंदोलन के समय पर भाजपा के नेता कहते थे कि हमें चड्डी बनियान लोहे के बनवा लेने चाहिए, क्योंकि हालत ऐसी हो गई थी कि लोग कुर्ते पजामे फाड़ने लगे थे, मुंह काला करने लगे थे, काफिले रोकने लगे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को ऐसा करना चाहिए या वाकई जो है किसी को हिंसा का सहारा लेना चाहिए या वाकई जोर जबरदस्ती सड़क पर उतर जाना चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, एक उदाहरण है हमारे सामने। अगर लोगों की चलती है तो लोग फिर किस तरीके से काम करते हैं, और अगर सरकारों की चलती है तो सरकार किस तरीके से काम करती है, और अगर लोग उस पर फिर अपनी सहमति ना दें तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है, यह भी हमने देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसके पीछे ताकत किसकी लगी हुई है और उसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है। हमने ये भी देखा कि शाहीन बाग चला और शाहीन बाग की वजह से सीए एनआरसी वाला मुद्दा किस तरीके से बीजेपी के गले में फंस गया था। लेकिन अब सवाल ये भी उठेगा कि क्या वाकई उतनी ताकत बची भी है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि किसान आंदोलन वो चल रहा था हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर और उसको रातों रात खाली करवा दिया गया। हालांकि उसमें बहुत बड़ा योगदान एक आम आदमी पार्टी का भी है, लेकिन केवल आम आदमी पार्टी से वो हुआ भी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी योगदान है। तो अब किस तरीके से और कैसे ये कानून बनने के बाद में लोगों के बीच में वक्फ संशोधन बिल जो कानून के शक्ल में जाएगा तो किस तरीके से लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे? क्या वाकई जितने भी मुस्लिम नेता या फिर जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता जो बात कह रहे हैं लोग उसको नजरअंदाज कर देंगे, नकार देंगे और लोग खुली बाहों से मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करेंगे? क्या वाकई ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी को बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी उनकी जीवन में, और या यूं कहूं कि भाजपा के राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा होने वाला है कि बिहार में कमल खिलेगा? नीतीश कुमार का क्या होगा? चिराग पासवान का क्या होगा? क्या इनको लग रहा है कि अब हमारे हाथ से बाजी निकल चुकी है और अब भाजपा के साथ रहने में वो लंगोटी मिल जाएगी, वही बहुत कुछ है? सोचिए और बताइए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, और बाकी देश दुनिया में आप लोग आपस में जब चर्चा कर रहे हैं तो इसको लेकर के क्या राय आपको समझ में आ रही है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।